हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करेंगे, इस वीडियो से शुरू करेंगे क्लास 10 का जो विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसे। जी हाँ मैं दोस्त, मैं जानता हूँ आप भी जानते हो कि ये जो चैप्टर है मैं बहुत देरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा पढ़ लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ था, आप पढ़े थे इससे पहले, तो वो आपका इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ये चैप्टर, और अब कंटिन्यू आपको मैं पढ़ाऊँगा। पर डे हो सकता है या एक एक दिन के बाद लेक्चर आएगा आप लोग का साइंस का। क्लियर। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर होगा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हो गई, तो इसका सबसे पहले इसका सबसे पहले सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अभ्यास के प्रश्न है उनको भी सॉल्व करेंगे। जी हमें दोस्त, अभ्यास के एक एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि केवल ये मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहे हैं और फिर छोड़ दे रहे हैं, अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करा रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है, अभ्यास के प्रश्नों को भी हमें सॉल्व करना है। क्लियर, क्योंकि उससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और बाकी बोलूँगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देख सकते हो ये सारा का सारा जो नोट्स है मैंने पहले से तैयार कर रखा है, इसके माध्यम से मैं पढ़ाऊँगा, ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े और ज़्यादा आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर। और ये सारा का सारा नोट्स भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, आप चिंता ना करो। वीडियो के अंत तक मैं बता दूंगा कि कहाँ आपको कैसे ये नोट्स मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, अब यहाँ अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रिया लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इस चीज़ को समझते हैं और रासायनिक समीकरण को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो देखो जैसा कि यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या डिफिनीशन क्या लिखी गई है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे देखो, मैग्नीशियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ मिलकर एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, तो यह क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्लियर है। अब यहाँ संतुलित करने के लिए देखो यहाँ आगे 2 लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया गया है और फिर यहाँ भी आगे 2 लगा दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। संतुलित समीकरण को कैसे करते हैं, संतुलित करना क्यों जरूरी है समीकरण को, वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल यहाँ आप समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इस बात पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा और कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, या फिर जल जैसे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो H2O का निर्माण करता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। मतलब बहुत सारा आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल ये एक है। आप बहुत सारा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने एग्जाम में, अगर इसकी मतलब आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए तो। क्लियर। अब चलो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो हमें आगे जाननी है, लेकिन यहीं पे जान लेते हैं। मैंने यहाँ बोला कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। तो देखो यहाँ बीच में हम लोग हमेशा इधर वाली जो चीज़ें होती है, ये तीर के इधर, ये बीच में हमेशा हम लोग तीर से दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ बराबर कहीं आ जाए तो वो गलत होगा, हमेशा ये तीर रहेगी। ठीक, तीर के जो इधर वाली चीज़ें हैं ना, इधर वाली, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है। क्लियर। तो इस बात को समझ जाना आप, तीर के इधर वाली चीज़ें आपकी अभिकारक होती है और उस बगल वाली चीज़ें आपकी जितनी भी होती है वो उत्पाद होती हैं। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद भी समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं।
देखो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो देखो हम लोग निम्न आपकी एनसीईआरटी में रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण या पहचान हेतु निम्न ये 4 तरीकों पर फोकस किया गया है। फर्स्ट की अवस्था में परिवर्तन, मतलब क्या है कि पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब अभिकारक मीन्स मतलब जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करने से पहले, ठीक है, हो सकता है कि इधर ठोस हो, इधर मतलब गैस में परिवर्तित हो गए हों, या इधर गैस हो इधर आकर ठोस में परिवर्तित हो गए हों। तो ये कहने का मतलब अवस्था में परिवर्तन यही कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस ऐसे हो जाए। तो फर्स्ट अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। सेकंड रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। अभिकारक से जब उत्पाद का निर्माण होगा, यानी जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार रंग भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। या तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है तापमान बढ़ जाए या घट जाए तो भी हम बोल सकते हैं कि मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है। तो मेनतः ये 4 चीज़ें फोकस किया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया कि अभिकारक और उत्पाद, मतलब अभिकारक यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, वही यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही समझा चुका है कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया एक साथ करते हैं, यानी अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अभिकारक होते हैं। और इधर जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्लियर, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। आशा करता हूँ आपको अभिकारक और उत्पाद क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ एक मैं चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक, काफ़ी लोग इस आधार पर भी डिफिनीशन देते हैं रासायनिक अभिक्रिया की कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 पदार्थ होना जरूरी ही है, एक पदार्थ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने 2 के फॉर्म में यहाँ नहीं लिखा है, सिंपल में लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो। जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे देखोगे कि एक पदार्थ एकल अभिक्रिया के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, तो यह CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में यह टूट जाता है। तो यहाँ देखो ये एकल मतलब एकल यहाँ अभिकारक हुआ। ये तो भाई तीर के इधर वाली चीज़ है, ये अभिकारक हो गई। तो ये अभिकारक अकेले है, लेकिन इसको गर्म करने पर टूटकर ये 2 पदार्थों में यहाँ मतलब बट गया। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है कि इधर अभिकारक में हमेशा मतलब कम से कम 2 पदार्थ रहने ही चाहिए, ऐसा नहीं है, एक भी रह सकता है। आप इस बात को ध्यान देना। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ों को समझते हैं। हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया। अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी बता दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ संकेतों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जैसे यहाँ पे जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे मैग्नीशियम है तो इसके आगे S कहीं कहीं लिखा होगा, या यहाँ पे ऑक्सीजन है O2 तो यहाँ इसके आगे G लिखा है, और इधर MgO का निर्माण हो रहा है तो यह ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ऐसे देखोगे आप कई अभिक्रियाओं में कि उनके आगे ऐसे ऐसे मतलब ये लिखा होगा S कहीं L कहीं ऐसे। तो यहाँ देखो यहाँ S लिखने का क्या मतलब है, जो ये मैग्नीशियम है S मीन्स सॉलिड फॉर्म है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड मीन्स ठोस, ठीक है। और यहाँ O2 और यहाँ पे कोष्ठ में कर G लिखा है, G मीन्स वही गैस मीन्स या ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, और ये दोनों मिलकर निर्माण कर रहे हैं MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और जहाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ कोष्ठ में लिखा है S मतलब सॉलिड मतलब ठोस अवस्था, ठोस रूप में है, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत इसे बोल सकते हैं। कहीं जहाँ आपको लिखा हुआ ऐसा दिख जाए S कोष्ठ में S किसी पदार्थ के आगे, तो समझिए कि वो पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था में है। आपका L लिखा दिख जाए तो वो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में है। G लिखा दिख जाए कहीं पे तो समझिए कि वो गैस होगा, ठीक है। और AQ कहीं लिखा दिख जाए तो वो विलयन होगा, ठीक है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड कहीं कहीं देखोगे लिखा होगा, उसके आगे AQ लिखा होगा, AQ मीन्स वो डिनोट करता है कि NaCl क्या है, एक विलयन फॉर्म में है, क्लियर। और कहीं कहीं ऐसे तीर मतलब जैसे O2 लिखा है तो ये G भी लिख सकता है, या O2 लिखकर ऐसे लिख देगा। तो ये मतलब ऊपर की तरफ तीर मीन्स ये गैस को ही प्रदर्शित करता है, और नीचे
अगर तीर कहीं पे आपको दिखाई दे, कहीं कहीं नीचे भी आपको तीर दिखाई देगी, तो ये समझ जाइए इसको अवक्षेप बोलते हैं। मीन्स रासायनिक अभिक्रिया हुई है और उसमें जो पदार्थ है उसका अवक्षेप प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है कि वह मतलब तली में जैसे होता है ना, कभी कभी जैसे हम लोग दो रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो उसमें से एक पदार्थ तली में, मतलब एक तो गैस बनकर हवा में उड़ गया और एक वहीं पे रह जाता है, तली में चला जाता है। तली मीन्स नीचे एकदम, ठीक। तो वही क्या होता है, उसी को अवक्षेप बोला जाता है, सिंपल। तो ये भौतिक संकेत है कुछ, इसको आप लोग याद कर लेना, ज़्यादा कोई इसमें मैटर नहीं है। अब चलो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। जैसा कि चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। भाई ये मुझे दिक्कत कर रहा है पेज, तो रुको इसको मैं साइड में रख लेता हूँ मोड़कर, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1 मिनट, चलो भाई इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब चलो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो लिखा क्या गया है डिफिनीशन कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं तब, भाई साहब गजब हो गया। चलो 1 मिनट रुक जाओ। ओके, क्या कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं तब वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे में हम लोग लिख दिए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल यानी H2O का निर्माण करता है, तो इस तरह से भी ये हम लोग का क्या हो गया, यह एक रासायनिक समीकरण हो गया। या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर यहाँ पे देखो H2O का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। तो ये भी हो गया, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है, सिंपल। इसमें और ज़्यादा चीज़ें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाया आपको क्लियर हो गई होंगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं का हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, और अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, और यहाँ हमने समझ लिया कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। क्लियर। अब चलो हम लोग आगे अब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। इस पेज को मैं करता हूँ अब साइड, इसको मैं कहाँ रखूँ, रुक जाओ, इसके नीचे रख देता हूँ। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारी बारी आती है संतुलित रासायनिक समीकरण की। इस संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो ऐसी समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या हो या जो भी तत्व हमें दिख रहे हैं उनकी संख्या बराबर हो, रासायनिक मतलब वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देखो ये हम लोग का इधर ये चीज़ है, तीर के इधर वाली ये हम लोग का रिएक्टेंट यानी अभिकारक होता है, और इधर वाली चीज़ है प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है, तीर के इधर वाली, ठीक। तो इधर अभिकारक और उत्पाद में हर एक तत्व समान मात्रा में होना चाहिए। जैसे यहाँ जिंक देखो 1 है तो इधर भी जिंक 1 होना चाहिए, ठीक। H2 लिखा है यानी हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी H2 यानी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। और इसको SO4, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं SO4 को। तो SO4 एक सल्फेट आयन है तो SO4 यहाँ देखो एक सल्फेट आयन है, मतलब यहाँ क्या है, दोनों तरफ सारी चीज़ें बराबर हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे देखो डिफिनीशन क्या लिखा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने का मतलब यही हुआ कि अभिकारक और उत्पाद में जो मतलब परमाणुओं की संख्या हो या तत्वों की संख्या वो आपस में बराबर हो, सिंपल यही है, ठीक। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की ये डिफिनीशन हो गई, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। आगे यहाँ पे देखो ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में कुछ ऐसे ये सब डायग्राम बनाकर दर्शाया गया है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है, सिंपल है कि इधर देखो जिंक है तो अभिकारक में परमाणु की संख्या जिंक की कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ ये तीर के इधर अभिकारक होता है तो अभिकारक में देखो पूरे यहाँ जिंक HSO4 तो यहाँ जिंक अकेले है तो यहाँ 1। और इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तो इधर देखो इधर पूरा ये उत्पाद है तो इसमें जिंक यहाँ केवल 1 है, तो यहाँ जिंक 1 है, मतलब अभिकारक और उत्पाद में दोनों बराबर। क्लियर। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हाइड्रोजन देखते हैं, देखो H2 लिखा है और H2 कहीं नहीं है, और इधर देखो H2 यहाँ पे है, यानी हम लोग का अभिकारक में भी 2 और उत्पाद में भी 2। अब हम लोग S और O, मैंने S मीन्स सल्फर और O मीन्स ऑक्सीजन, इसको अलग अलग लिख दिया। हालांकि SO4 सल्फेट आयन एक ही में लिखना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग ही देख लेते हैं। देखो S यहाँ पे यानी इसको हम सल्फर बोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसको एक ही में देखा जाता है। SO4 यानी सल्फेट आयन, इधर सल्फेट आयन, दोनों तरफ बराबर हैं, इसको अलग अलग मैंने लिख लिया है, तो चलो अलग अलग ही देख लेते हैं। देखो इधर S इधर S,
तो ये देखो दोनों में एक एक, और O4 दोनों तरफ एक एक, मतलब 4 4। तो ये सिंपल, ये दोनों तरफ सारी चीज़ें बराबर है तो इसी को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, काम खत्म। और अगर यही दोनों तरफ बराबर ना हो, अंतर आ जाए, मतलब इधर एक हो जाए इधर कोई दो हो जाए, तो वो संतुलित नहीं होगी, तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल देंगे हम लोग। नीचे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ क्या है, रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का तात्पर्य है कि अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर। ओके, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। चलो यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करने का मतलब कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन यानी O2, ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ उत्पाद में अगर तीर के इधर ये हम लोग का क्या है, अभिकारक है, और तीर के इधर हम लोग का उत्पाद है। तो इधर अभिकारक और उत्पाद में हम लोग देखते हैं परमाणुओं की संख्या। तो देखो यह मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, और इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो यह दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो यह संतुलित नहीं है, इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये इधर दर्शा दिया गया कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 1, इधर 1 है, मैग्नीशियम यहाँ लिखा गया यानी मैग्नीशियम की संख्या, और उत्पाद में परमाणु की संख्या यानी ये उत्पाद है, तो उत्पाद में मैग्नीशियम 1 है यहाँ पे केवल। लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 2 है हम लोग का अभिकारक में, लेकिन यहाँ उत्पाद में 1 है, तो इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं हुई। अगर संतुलित नहीं हुई तो असंतुलित हुई, ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आशा करता हूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, इसको भी 1 मिनट मुझे टाइम दे दो। चलो भाई, अब देखो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित आखिरकार हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। आपने इसके बारे में डिटेल में 9वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। फिर भी मैं इस बात पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। उसके बाद हम लोग एक अभ्यास का प्रश्न होगा, उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग की क्लास 10 की NCERT की बुक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने को, उनको हम लोग संतुलित करेंगे। क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा गया कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें। ठीक है, चलो थोड़ा ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय निम्न 2 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखकर हम रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ओके, ये 2 बातें हैं। पहला कि अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान रहे। ठीक है, ये तो रहना ही चाहिए। और दूसरा कि समीकरण में उपस्थित प्रत्येक यौगिक में धनात्मक और ऋणात्मक आयन बराबर हो। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धनात्मक और ऋणात्मक आयन बराबर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखो, कोई भी फार्मूला लिखते हैं, कोई भी फार्मूला इसी मतलब इसी पे वर्क करता है। ये जो लाइन लिखी गई है, जैसे हम लोग H2O लिखते हैं, H2O, तो आपने कभी ये सोचा है H2O क्या होता है? सब लोग जानते हो कि ये जल का फार्मूला होता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये जल का यही फार्मूला क्यों होता है? क्या H2O4 नहीं हो सकता है, या 2H2O या 2HO नहीं हो सकता है, या 2H2O नहीं हो सकता? ये आपने कभी सोचा है कि यही क्यों होता है? तो देखो, इस बात का सबसे अच्छा चीज़ मतलब आंसर क्या है? यही है कि कोई भी यौगिक हो, उसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन है वो आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर है? ओके, देखो तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखो, मैं यही बता रहा था, वीडियो को चूंकि अभी थोड़ा रोक दिया था तो भूल गया क्या बता रहा था। देखो, जल यानी H2O का यही फार्मूला क्यों होता है, क्यों नहीं ये सब होते हैं? तो जैसा कि यहाँ पे दूसरा ये मैंने टॉपिक बताया कि समीकरण में उपस्थित या किसी भी यौगिक में उपस्थित जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन है आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखो, जैसे H2O होता है ना, तो H2O में अगर मैं आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन होता है उस पर +1 चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उस पर -2 चार्ज होता है। चार्ज यानी आवेश, इसको आपको याद करना पड़ेगा पूरी की पूरी। यहाँ मैंने नीचे ये सारणी बना रखी है, 9वीं कक्षा में ये दिया हुआ है, शायद चैप्टर नंबर 3 है, उसमें पूरा का पूरा कि किस पे कितना आयन होता है, कितना धन आयन कितना ऋण आयन, वो मैंने पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे लिख रखा है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। बाकी इसको याद कैसे रखा जाएगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग
केवल HO लिख देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाता है। अगर HO लिखते हैं तो हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2, यहाँ चार्ज बराबर नहीं होता है। तो इसलिए इसके नीचे यहाँ पे 2 हमने लिख दिया, 2 लिख दिया मतलब H 2 बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 मिलकर मतलब 2 हम लोग के प्लस हो गए, यानी H +2 और ऑक्सीजन पे -2 पहले से ही होता है, तो इसलिए हम लोग का फार्मूला हो जाता है H2O। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं सब ये सब फार्मूले होते हैं, यही क्यों होता है। आगे और भी इसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग साइड में चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नोट कुछ चीज़ें मैंने लिखा हुआ, इसको मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। पूरी तरह से समीकरण को संतुलित करना हम वीडियो के माध्यम, ओके चलो ये तो मैंने मतलब ये सब बना रखा है, ये नोट्स है तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कोई बच्चा नोट्स पढ़े तो मतलब वो वीडियो के माध्यम से ये हम लोग इसके बारे में ज़्यादा समझेंगे। तो चलो ये तो वीडियो ही है। अब देखो ये पूरा का पूरा हमने ये बना रखा है कि जैसे सोडियम होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो सोडियम पे देखो सोडियम है तो Na+ लिखा है, यानी एक केवल प्लस चार्ज होता है। पोटेशियम पे +1, इसी तरह हमने लिखा हुआ है हाइड्रोजन पे, यहाँ अमोनिया पे ठीक हाइड्रोक्साइड या आयन हो चाहे OH, उस पर -1 चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसी तरह ऑक्साइड O2 मतलब ऑक्साइड जो आयन होता है वो इस पर -2 चार्ज होता है, जो अभी हमने देखा। कार्बोनेट जो होता है CO3 उस पर -2 चार्ज होता है यहाँ पे। तो ये पूरी का पूरा ये सारी है, ये क्लास 9th के चैप्टर नंबर जो शायद 3 है उसमें ये पूरी की पूरी ये साड़ी दी हुई है। आप लोग क्लास 9th की बुक लेकर या ये नोट्स में आप, मेरी एप्लीकेशन है एक, मैं आपको बता ही देता हूँ, UPMSP स्टडी कर कर आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप सर्च करना UPMSP स्टडी, उसे डाउनलोड कर लेना। उसी पे ये नोट्स मैं डाल दूंगा, अभी तो नहीं डालूंगा, अभी नोट्स मैंने पूरा लिखा नहीं है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बाकी है, तो पूरा लिख लूँगा ना तो इसी ऐप में मैं नोट्स डाल दूंगा। हालांकि नोट्स उसमें पहले से कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला जो नोट्स है ये बेहतरीन नोट्स है, तो इसको मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उस ऐप पे आपको आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा और बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल में रख देना, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। ये कुछ पदार्थ हैं या कुछ तत्व हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक और इसको याद कर लो, ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्लियर? अब देखो यहाँ कहोगे कि ठीक है ये तो मैं याद करूँगा भूल जाऊँगा, लेकिन एक तरीका बताता हूँ मैं जिससे आपको मतलब आसानी रहे। देखो जैसे हम लोग, आपको बहुत सारे फार्मूले याद होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप सबको याद होगा कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो यहाँ देखो कहीं भी नीचे 1 2 नहीं लिखा गया, इसका मतलब कि Na पे भी मतलब समान चार्ज और क्लोरीन पे भी समान चार्ज होगा। अब देखो कहीं पे भी जैसे H2SO4 लिखा हो कहीं पे, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो होता है, कुछ तो चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो यहाँ हाइड्रोजन पे आप मान लो जानते हो कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, तो नीचे 2 इसलिए लिखा गया होगा क्योंकि यहाँ सल्फेट SO4 जो आयन है, सल्फेट आयन है, इस पर -2 चार्ज होगा, तभी इसलिए यहाँ नीचे 2 लिखा गया, क्योंकि 2+ मतलब हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि सल्फेट पे -2 चार्ज हो सकता है, ये मतलब लॉजिक होता है। क्लियर? अगर HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अगर आप यहाँ मालूम है कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है तो क्लोरीन पे यहाँ -1 चार्ज होगा, निश्चित है, ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि -2 होगा तो ये तो फार्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा अपने दिमाग से लॉजिक मतलब लगाकर भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो अगर कुछ आपको फार्मूले याद हैं तो। क्लियर? तो चलो ये धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें सीख जाएंगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बहुत सारी, क्योंकि हमें इस चैप्टर में बहुत सारी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। चलो मैं साइड के अब आगे चलता हूँ, यहाँ इसको मैं रखता हूँ साइड में थोड़ा। और देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न है आपके, ये शायद आपको धुंधला दिख रहा होगा, अभी मैं इसका 1 मिनट जो मेन बुक का, ओके यहाँ पे देखो ये मैंने निकाल रखा है, ये आपकी बुक का ये प्रिंट आउट, चलो इसके माध्यम से समझा दूंगा। ये आपका पेज नंबर जो 6 है ना, NCERT का पेज नंबर 6 है, चैप्टर 1 में, उस पे ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इन प्रश्नों को थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसमें हमें कुछ रासायनिक समीकरणों को लिखना है, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो पहला प्रश्न है, 1 2 3 थे प्रश्न दिए हुए हैं, चलो तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से कर लेते हैं। इसका यूज मैं करता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे, थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। चलो यहाँ पहला प्रश्न क्या है मैं पढ़ देता हूँ, आप बाकी अपनी बुक भी निकाल लेना जिससे आपको आसानी रहे। प्रश्न क्या है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ओके, हमें ये प्रश्न पूछा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो भाई जलाने से पहले, सॉरी,
वायु में जलाने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सिंपल सा अगर आंसर दोगे तो इसका आंसर ये हो सकता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए करते हैं ताकि उस पे उपस्थित धूल मिट्टी आदि के कण हट जाए, जिससे वह आसानी से जल सके। सिंपल, ये तो एक सिंपल आंसर हो गया। और अगर ज़्यादा मतलब टेक्निकली आंसर इसका देना चाहो तो देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है। भाई क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मुझे संभालना भी पड़ रहा है क्योंकि पंखा चल रहा है तो ये उड़ रहा है। ठीक, फर्स्ट प्रश्न का उत्तर कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं। अब ये रेगमाल क्या होता है, तो मतलब ये सैंड पेपर इसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के घरों में मतलब जैसे जंग लग जाती है जंगलों उंगलों पे, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में मूर्छा भी बोलते हैं, जंग लगना। ठीक, तो एक हम मार्केट से एक लाते हैं, उसको रगड़ते हैं जिससे वो जंग छोड़ देता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो उसको सैंड पेपर या हिंदी में हम लोग रेगमाल बोलते हैं। क्लियर। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो मैग्नीशियम रिबन पे बनी होती है। ठीक है, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, आप इतना बिल्कुल डिटेल में। अगर साधारण में भी लिखना चाहो कि वायु में जलने से पहले या वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए करते हैं जिससे कि उस पर धूल मिट्टी आदि के कण हट जाए, जिससे वो आसानी से जल सके, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा उतना अच्छे से। आप अपनी बुक निकाल लेना, मैंने बता दिया कि पेज नंबर 6 पे ये सारे के सारे प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखना है और यहाँ पे 3 ठे ये प्रश्न है और ये एक तीसरा प्रश्न है, इसमें 2 ठे प्रश्न है। तो चलो इन सबको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ पे मैं ये एक पेज ले लेता हूँ, इस पर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि पहला हम लोग का, इधर रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा इसको, चलो दाब लिया। हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन जो हमेशा गैसीय फॉर्म में होता है H2 और क्लोरीन Cl, ये मिलकर हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का हम लोग का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक तरह से, ये हम लोग का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गए और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर लिए। ये तो हम लोग का समीकरण हो गया। अब इसको हमें संतुलित कैसे करना है, तो सिंपल भाई, हम अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे तभी ये संतुलित होगा। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 2, इधर 1, क्लोरीन 1, तो यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ, अब देखो 2 यहाँ पे HCl है, अगर यहाँ पे 2 है तो कितने लड़के सोचेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ 2, देखो नीचे 2 लिखने का मतलब, यहाँ अगर मैं नीचे 2 लिखता हूँ तो केवल हाइड्रोजन को डिनोट करेगा और आगे 2 लिखता हूँ आई या कुछ भी लिखता हूँ तो सबको डिनोट करेगा। जैसे HCl है तो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, आगे 2 लिखने का मतलब ये हुआ। और मैं H2Cl ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन और 1 Cl, क्योंकि आगे यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर कहीं ऐसे लिखा रहे कि 2H2Cl ऐसे लिखा रहे तो इसका मतलब ये होता है कि 2 दूना के 4 ये हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन। और अगर क्लोरीन की बात करें तो जो ये आगे होता है सीधे में, यानी 2 है तो 2 क्लोरीन। समझ गए। तो ये नीचे ऊपर सब लिखने का मतलब क्या होता है आप समझ गए अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, ओके चलो यार, बार बार थोड़ा कॉल आ जा रहा है उसमें दिक्कत हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ HCl, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्लोरीन तो 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन में अंतर आ रहा है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ नीचे यहाँ पे 2 लिखता हूँ, काफ़ी सारे ये लोग करेंगे कि यहाँ HCl है तो देखेंगे कि यहाँ क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ नीचे 2 लिखती हूँ, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे 2 लिखकर और ये संतुलित कर देंगे। लीजेंड बच्चे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऐसा गलत मतलब गलत क्यों होगा, क्योंकि साफ साफ देख लो, यहाँ क्लोरीन पे हम लोग का -1 चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, और नीचे 2 है मतलब H+ और H+, यानी 2 हाइड्रोजन है और क्लोरीन 1 है। तो यहाँ चार्ज तो भाई अलग अलग हो गए, इस पर +2 इस पर -1, तो ये फार्मूला ही गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो भी यौगिक होगा उसमें धनायन और ऋण आयन दोनों
मतलब बराबर होने चाहिए। ठीक है, 19% केसेस में ऐसा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो यहाँ दो न लिखकर यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा, इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा। तो अब आगे 2 लिखेंगे तो ये हम लोग का क्या हो गया, 2HCl हो गया। अब देखो 2HCl हो गया तो ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, क्योंकि आगे 2 लिखने का मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, क्योंकि 2-2 सब में ये जाएगा। तो यहाँ पे अब तो भाई 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 क्लोरीन, लेकिन इधर 1 क्लोरीन। अब क्लोरीन यहाँ पे गड़बड़ होने लगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसके आगे 2 लिख दे, या नीचे भी हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे लिखे या यहाँ आगे लिखे कोई मतलब नहीं, 2 Cl को ही वो प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार अब ये समीकरण क्या हुई, संतुलित हो गई। तो हम लोग इस समीकरण संतुलित समीकरण क्या होगी, H2 + Cl2 और ये मिलकर हम लोग का 2HCl, ये हम लोग की संतुलित समीकरण होगी। जो ये पहला दिया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार होगी। क्लियर? तो पहला आपको एकदम अच्छे से आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, और इसके मतलब जो मैंने इसके आधार पे कॉन्सेप्ट बताया, इसके आधार पे आपको और समीकरण को संतुलित करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो अगली जो समीकरण है उसे संतुलित करते हैं। ये देखो अगली समीकरण, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो चलो सबसे पहले तो इस जो समीकरण दिया है सिंपल, इसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद इसको संतुलित करते हैं। इसके लिए मुझे रुक जाओ, एक दूसरा पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। उसके बाद इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड वाला होगा। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड वाला होगा। इसमें क्या है कि बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम Ba होता है और क्लोराइड यानी वही Cl2। Cl2 मैंने क्यों लिखा, क्यों नहीं मैंने BaCl लिखा, यहाँ पे देखो Ba, केवल मैंने BaCl क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी बेरियम क्लोराइड और ये भी बेरियम क्लोराइड। मैंने BaCl2 इसलिए लिखा क्योंकि जो ये बेरियम होता है ना, इस पर +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो क्लोरीन पे यहाँ नीचे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन पे जो होता है -1 चार्ज होता है। नीचे 2 लिखने का मतलब क्लोरीन 2 बार यानी 2 है, तो प्लस मतलब -2 इस पर भी चार्ज हो जाएगा, यानी इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज। ठीक है, इसलिए फार्मूला BaCl2 होगा। तो ये बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सीधे सीधे फार्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस। देखो जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम पे क्या होता है कि इसको ध्यान रखना, +3 चार्ज होता है। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, नीचे 2 लिखा गया यानी 3 दूना के 6 यहाँ पे चार्ज हो जाएगा प्लस। और सल्फेट SO4 जो होता है इस पे -2 चार्ज होता है, नीचे 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 3 दूना के 6, इस पे -6 चार्ज, तो +6 -6 माने ये मीन्स ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का ये फार्मूला हो गया। तो एल्युमिनियम सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। तो इधर तीर के इधर हम लोग का बेरियम सल्फेट, तो बेरियम Ba +2 चार्ज और SO4 सल्फेट पे भी -2 चार्ज, तो कोई यहाँ फार्मूले में गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और प्लस इसके अलावा क्या मतलब बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो Al और एल्युमिनियम पे मैंने यही बताया कि 3 चार्ज होता है, +3 होता है, तो क्लोरीन Cl और नीचे 3 लिख देंगे, क्योंकि क्लोरीन पे -1 चार्ज और ये 3 बार तो 3 माइनस चार्ज। ठीक, तो ये हम लोग का पूरा पूरा पहले तो हमने ये समीकरण जो दी हुई है इसके फॉर्म में, ये फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम लोग संतुलित थोड़ा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ संतुलित कैसे आप करेंगे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये बेरियम है। ठीक, तो यहाँ इधर देखो, इधर ये हम लोग का ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का अभिकारक, और इधर वाली चीज़ें होती हैं उत्पाद। तो अभिकारक में हम लोग देखते हैं बेरियम, तो यहाँ देखो इधर है ही नहीं, केवल यहाँ पे है बेरियम। और अगर इधर हम लोग देखें तो यहाँ पे केवल देखो यहाँ पे बेरियम है, यानी ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम लोग का ठीक ठाक है। कोई बेरियम की हमें मतलब अभी छेड़छाड़ इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो Cl2 यानी क्लोरीन 2 है, इधर तो क्लोरीन है नहीं, और इधर Cl3 है। अब देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इधर और कहीं क्लोरीन है नहीं, न इसमें न इसमें, केवल 2 जगहों पे हम लोग का अभिकारक में केवल यहाँ पे है जिसकी संख्या 2 है, और इधर हम लोग का इधर मतलब उत्पाद में केवल यहाँ पे है जिसकी संख्या 3 है। तो यहाँ 3 इधर 2। अब तो भाई इसे हमें बराबर करना पड़ेगा। अब कैसे बराबर करेंगे, तो अब देखो अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो सोचो ज़रा, अगर मैं यहाँ आगे इसके 3 लिख देता हूँ तो 3 दूना का 6, और यहाँ आगे इसके 2 लिख देता हूँ तो 3 दूना के 6। ठीक है, सही है।
अगर मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ तो मैंने बताया कि आगे लिखने का मतलब और नीचे हो तो इधर गुणा हो जाता है। इस 3 आगे लिखने का मतलब 3 बेरियम, और क्लोरीन कितना, क्लोरीन 3, लेकिन नीचे 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 3 दूना के 6 क्लोरीन। यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गया। और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, जिससे कि 3 दूना के 6 क्लोरीन यहाँ पे हो जाए, लेकिन एल्यूमिनियम की अब संख्या 2 हो जाएगी तो इसलिए एल्यूमिनियम वाला घबराएगा। तो अब देखो पहले हमने बेरियम को संतुलित कर लिया था, लेकिन यहाँ पे 3 लिखने के कारण अब बेरियम गड़बड़ होगा। तो बेरियम देखो यहाँ बेरियम 1, इधर 1 और इधर बेरियम, आगे 3 लिखने के कारण ये 3 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल 1 बेरियम है। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, जिससे 3 बेरियम और इधर यहाँ भी 3 बेरियम। तो एक बार और देख लेते हैं जो हमने संतुलित किया, 3 बेरियम और कहीं बेरियम नहीं है, और इधर देखो आगे 3 लिखा है, यानी 3 बेरियम, क्लोरीन 3 दूना के 6 क्लोरीन, और यहाँ देखो सॉरी दूध त्याय 6 और यहाँ 3 दूना के 6, मतलब क्लोरीन भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको संतुलित करते हैं। Al2 यानी एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम इधर देखो Al लिखा है, आगे 2 है मीन्स एल्युमिनियम 2, SO4 है और नीचे थ्राइस मीन्स हम लोग का एक तरह से बोल सकते हैं 3 आयन है सल्फेट का, ठीक। और SO4 यहाँ पे है, आगे 3 लिखा है, यानी 3 हम लोग का सल्फेट है। तो ये पूरी तरह से संतुलित हो गई, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग की क्या होगी, वो होगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, और इधर हम लोग का हो जाएगा 3BaSO4, ठीक है, प्लस 2AlCl3। ये हम लोग की संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। क्लियर, अच्छे से एकदम इसको आप लोग देख लो, मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया। क्लियर, तो ये फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है कि सोडियम जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ओके, हम लोग का इधर थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखो हम लोग का थर्ड वाला, इसमें क्या है कि सोडियम, जो सोडियम है, सोडियम क्या होता है, Na, ये होता है सोडियम। ये किससे अभिक्रिया करता है, सोडियम जल से, जल यानी H2O से अभिक्रिया कर किस चीज़ का निर्माण करता है, ये तीर है, तीर के इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज, सोडियम जो होता है इस पर +1 चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड जो होता है इस पर -1 चार्ज होता है, तो इसलिए NaOH ये फार्मूला हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ देखो ये सोडियम अभिक्रिया करता है जल से, सोडियम प्लस जल, ये मिलकर क्या इधर बना रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन केवल लिखा है तो प्लस हाइड्रोजन हम भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम लोग का ये जैसे लिखा हुआ है इसको हम इस टाइप में तो लिख लिया, अब इसको हमको संतुलित करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ देखो H मैंने क्यों लिखा है, ये हाइड्रोजन ये गैसीय फॉर्म में हमेशा होता है तो H2 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर, सोडियम सोडियम जल प्लस जल, और तीर के इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब चलो इसको संतुलित करते हैं। सोडियम 1, इधर भी 1, इधर तीर के इधर सोडियम देखो केवल 1 है, तीर के इधर सोडियम केवल 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाइड्रोजन H2, इस H2 और यहाँ पे H2 और H, भाई ये तो गड़बड़ हो गया, इधर 3 है और इधर केवल 2 है, ठीक। तो इसको हम लोग संतुलित करेंगे। अब संतुलित कैसे करेंगे भाई साहब, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो गड़बड़ होगा। इसको कैसे संतुलित करेंगे, इस बात को हमें बेहद मतलब अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखो नहीं गड़बड़ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, क्योंकि हमें भाई सोडियम इधर 1 सोडियम इधर 1, ये तो संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं, हमें हाइड्रोजन संतुलित करना है। तो अगर मैं यहाँ इसके आगे 2 लिख दिया, H2O के आगे 2 लिख दिया, तो ये 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, यहाँ पे मैं आगे 2 लिख दिया, आगे 2 लिखने का मतलब 2 से इसमें एक तरह से गुणा, मतलब 2 हम लोग का हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, आगे 2 लिखने का मतलब यही हुआ कि प्रत्येक 2-2 हो गया। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 दूना का 4, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन और सोडियम इधर 1, इधर देखो भाई इधर 2 सोडियम हो गया, तो यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इधर 2 सोडियम, इधर 2 सोडियम, 2 दूना का 4 हम लोग का क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये इधर 2, ये यानी 4 इधर भी हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे देखो आगे 2 लिखा है यानी 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 2 आगे लिखा है यानी 2 ऑक्सीजन, यानी हम लोग का ये संतुलित हो गया। इस प्रकार ये हम लोग का ये संतुलित हो गया। क्लियर, आगे हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हम लोग की पूरी तरह से ये संतुलित हो जाएगी। तो ये हुआ हम लोग का थर्ड वाला प्रश्न, जो इसमें थर्ड वाला प्रश्न दिया था। अब देखो
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेकंड लिखा है, ये थर्ड था। अब थर्ड में इधर 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को करते हैं हम लोग सॉल्व और फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और फिर अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम लोग क्या होगा कि आप लोग के जो चैप्टर के प्रश्न हैं उनको लगाना चालू करेंगे, उनको सॉल्व करना चालू करेंगे। क्लियर है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। इधर साइड में आ जा भाई साहब तू, 1 मिनट। चलो इधर हम लोग इसको भी फोल्ड कर लेता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे 2 और समीकरण है, इसको संतुलित कर लेते हैं। इसको मैं साइड ही रख देता हूँ, इसी पे कर लेते हैं। 1 मिनट, माफ़ करना यार, पंखे के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और ये थोड़ी पहली वीडियो है तो उसके कारण भी थोड़ा ऐसे बहुत दिनों बाद शूट कर रहा हूँ वीडियो ऐसे कॉपी पेन के माध्यम से। देखो यार, बोर्ड आ जाता ना, स्मार्ट बोर्ड जो सब लोग यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आता। लेकिन भाई अपने पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन चलो आ जाएगा, टाइम से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ देखो फर्स्ट प्रश्न क्या है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो इसको हमें क्या करना है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, तो सबसे पहले चलो इसको लिखते हैं। पहला, जल में ये देखो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट। ओके, मीन्स यहाँ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अभिक्रिया कर ठीक है क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो पहला है इसमें बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, Ba। और चूंकि इस पर +2 चार्ज होता है तो क्लोरीन, यानी इस पर इधर नीचे 2 लिखेंगे तभी इससे -2 चार्ज होगा और ये फार्मूला सही होगा। तो BaCl2 ये हो गया। ओके, और ये किस फॉर्म में है, बेरियम, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। ओके, ये दोनों विलयन के, यानी AQ यहाँ पे लिख देंगे, ये विलयन के फॉर्म में है। प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तो Na, ये सोडियम हो गया, और SO4 ये सल्फेट हो गया। लेकिन आप जानते हो कि सल्फेट पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है और सोडियम पे +1 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ नीचे हम लोग 2 लिखेंगे तभी ये फार्मूला सही होगा, क्योंकि इस सोडियम पे +2 चार्ज तभी होगा और इस पर -2 चार्ज पहले से ही होता है। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 होगा। क्लियर? ये अभिक्रिया कर क्या करते हैं, किस चीज़ का निर्माण करते हैं, यहाँ बता रखा है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन। और चूंकि यहाँ ये भी विलयन है तो यहाँ AQ हम लोग लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, AQ, ये Q है भाई साहब, जैसे ये लिखा गया, क्योंकि ये दोनों विलयन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी ये दोनों विलयन फॉर्म में है, ये दोनों विलयन फॉर्म में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ओके, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ओके, ये क्या हो गया हम लोग का, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सॉरी, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो विलयन ये इसका मतलब ये विलयन फॉर्म है, तो इसके आगे हम लोग AQ लिख देंगे, मतलब ये दर्शाता है कि ये विलयन फॉर्म में है NaCl। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अब बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ठीक है, तो प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, और फार्मूला यही होगा। क्यों? क्योंकि भाई बेरियम पे +2 चार्ज होता है और सल्फेट जो आयन होता है इस पे -2 चार्ज होता है। फार्मूला बिल्कुल सही है। इसका अवक्षेप बनाते हैं, और छेप के लिए क्या होता है कि नीचे की तरफ तीर दर्शाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पीछे, तो नीचे की तरफ हम लोग तीर दर्शा देंगे। क्लियर? अब देखो ये तो हम लोग का जैसे ये बोला था वैसे हमने ये पूरा पूरा लिख लिया। अब इसको हमें संतुलित करना है। चलो इसको हम लोग संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करेंगे, देखो बेरियम, और कहीं बेरियम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम लोग देखते हैं बेरियम, इधर एक है, बेरियम संतुलित है।
अब तीर के इधर हम लोग यहाँ Cl2 यानी क्लोरीन देखते हैं, और क्लोरीन है नहीं यानी 2 क्लोरीन है। क्लोरीन इधर देखते हैं, देखो Cl अकेला है, इसके आगे हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, नीचे नहीं लिखेंगे। अगर नीचे यहाँ पे Cl2 यानी ऐसा Cl2 यहाँ नीचे लिख देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि NaCl2 हो जाएगा तो इस पर +1 चार्ज और इस पर 2 है तो -2 चार्ज हो जाता है, तो ये फार्मूला तब गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए आगे 2 लिखेंगे। इस प्रकार 2 सोडियम 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है, यानी 2 प्लस चार्ज इस पे और 2 माइनस चार्ज इस पे। अब देखो अगर यहाँ पर हमने 2 लिखा तो सोडियम वाला मामला कहीं ना कहीं घबराएगा, तो चलो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक बार शुरू से देख लेते हैं। बेरियम इधर 1, ठीक है, इधर बेरियम 1, क्लोरीन इधर Cl2 लिखा है यानी 2, और इधर नहीं है, और इधर तीर के इधर तो क्लोरीन Cl यहाँ पे आगे 2 है तो मीन्स 2, क्लियर है। बेरियम और क्लोरीन आपस में मतलब इधर दोनों तरफ बराबर हो गए। अब देखो सोडियम देखते हैं, Na2 है तो Na2 लिखने का मतलब सोडियम 2 है इधर, इधर सोडियम केवल यहाँ पे है और इसके आगे 2 लिखा है यानी सोडियम भी मतलब संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 यानी सल्फेट तो SO4 सल्फेट, और कहीं नहीं है, मतलब दोनों तरफ ये भी बराबर, यानी हम लोग का ये संतुलित हो गया, केवल यहाँ हमें 2 लगाना था आगे, ठीक है, तो ये पूरी तरह से संतुलित हो गया। आशा करता हूँ ये वाला मतलब क्लियर हो गया अगर पहला वाला इसमें का। अब दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं, दूसरे वाले को संतुलित करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाला क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा NaOH, क्योंकि Na सोडियम पे +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड पे OH माइनस यानी 1 चार्ज होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये फार्मूला बिल्कुल राइट है। का बिलियन कह रहा है तो इसके आगे हम लोग थोड़ा A और Q लिख देंगे, Q है ये दर्शाएगा कि ये बिलियन है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बिलियन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिलियन से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिलियन से अभिक्रिया कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl, और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज, यानी ये फार्मूला बिल्कुल आपका राइट है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, और ये भी क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बिलियन, यानी इसके आगे आप AQ लिख देना, AQ मीन्स वो दर्शाएगा कि यह बिलियन फॉर्म में। इससे अभिक्रिया कर उसके बाद तीर, और इससे अभिक्रिया कर क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का बिलियन, तो यहाँ पे A और Q मैं लिख देता हूँ, मीन्स बिलियन फॉर्म में का बिलियन, तथा जल यानी H2O, और जल तो हमेशा आप जानते हो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आगे आप लिक्विड लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है, क्लियर। तो तथा जल बनाते हैं। अब चलो इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। ये तो जैसे जैसे बोला है हमने लिख लिया ये, अब इसको हम लोग थोड़ा संतुलित कर लेते हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पे सोडियम इधर तीर के इधर सोडियम हम लोग का कितना है, केवल 1 है, इधर तीर के इधर 1 ही है, सोडियम संतुलित। ऑक्सीजन 1 और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 1, क्लियर है, ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन देखो भाई साहब, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यानी तीर के इधर हम लोग का ये 2 हाइड्रोजन, और इधर देख लेते हैं H2 यानी तीर के इधर भी 2 हाइड्रोजन भी क्लियर है। क्लोरीन यहाँ पे हम लोग का 1 है और यहाँ पे क्लोरीन, ये तो भाई पूरी तरह से संतुलित है हम लोग का। यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से हम लोग का फार्मूले लिखते ही समय ये संतुलित हो गई। तो बस कोई चेंजेस मत करो, सब बराबर है। तो ये हो गया हम लोग का ये भी समीकरण सॉल्व, ठीक है। तो देखो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, और ये आपके अभ्यास के प्रश्न भी थे जिनको हमने लगा भी लिया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी हो सकता है सीखने को मिली होंगी इस 40 से 45 मिनट की वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी प्रकार है सारे प्रकारों के बारे में हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और उस वीडियो में भी हम लोग कुछ अभ्यास के प्रश्न लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से जो आपके लाइक चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको शुरू कर देंगे। अभी मैंने बोला अभ्यास के प्रश्न मतलब नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, मतलब वो बीच में जो प्रश्न ऐसे दिए हमें उनको नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, और अगले वीडियो से हम लोग जो आपका पूरा मतलब रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न हैं तो उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में यह काफ़ी हेल्प करेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।